तो चलिए आज भारत के भौतिक नक्शे को याद करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सारे फिजियोग्राफिक रीजन्स को समझने की कोशिश करेंगे। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है भारत, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश है, यानी कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन भौतिक रूप से भारत 5 हिस्सों में टूटा है, जिसमें पहाड़ भी आते हैं, मैदान भी आते हैं, पठार भी आते हैं और द्वीप भी आते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से को काट सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से अगर आप शुरू करोगे और नेपाल की सीमा के बिल्कुल सीध में जाओगे, नेपाल को क्रॉस करके फिर सिक्किम को काटते हुए जाओगे, भूटान की सीमा से बिल्कुल सीधा जाके नॉर्थ ईस्ट में ऐसे टर्न ले लोगे और नीचे की तरफ घूम जाओगे। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इसी को हिमालयन क्षेत्र या फिर हिमालयन एरिया कहा जाता है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आपको हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। लंबाई चौड़ाई की बात करोगे तो इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई आपको कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल में 150 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। खास बात यह है कि चूंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है या फिर धंस रही है धीरे धीरे करके, इसीलिए ये पहाड़ ऊपर उठे हैं। इसीलिए आप इसको विश्व की सबसे नवीन और ऊंची वलित पर्वतमाला कह सकते हो। फोल्ड माउंटेन्स है जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं टकराने की वजह से। भारत के लिए इसका महत्व यह है कि मध्य एशिया से रशिया और साइबेरिया का जो इलाका है, वहां से जो ठंडी हवाएं उठ के आती हैं, उनको रोकने का काम हिमालय करता है। अगर हिमालय ना हो तो बेसिकली ये ठंडी हवाएं भारत में फैल जाएं और भारत में खेती वगैरह नहीं होगी, बिल्कुल जम जाएगा भारत। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकने का काम भी ये पहाड़ करते हैं, जिससे कि भारत में बारिश होती। तो कहीं ना कहीं भारत की कृषि और भारत की नदियों के लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो बर्फ है वहां से पानी पिघल के आएगा तभी तो नदियों में पहुंचेगा। दूसरा, मानसून का पानी भी नदियों में तभी जमा हो पाएगा जब मानसून बरसेगा, तो इन्हीं की वजह से बरसता है मानसून। फिर आते हैं उत्तर के विशाल मैदान, जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है, जो गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जाते हैं। थोड़े पश्चिम बंगाल में भी फैले हुए हैं और थोड़े बहुत आपको नॉर्थ ईस्ट में भी नजर आएंगे। ये जो उत्तर के विशाल मैदान है, ये हिमालय के जस्ट आगे ही है। ऐसा आप कह सकते हो कि बड़ी हिमालय श्रेणी की तलहटी में बसे हुए हैं ये, जो आगे तक फैले हुए हैं। और जो खेती होगी, जाहिर सी बात है यहीं पर ज्यादा होगी, क्योंकि जो नदियां पहाड़ों से पिघल के आती हैं वो यहीं पे आती हैं। इसके अलावा इस इलाके की थोड़ी बहुत मानसूनी नदियां भी इसी एरिया के अंदर सिंचाई करेंगी, इरिगेशन करेंगी, तो जो खेती होगी उसकी ज्यादा मात्रा यहीं पर पाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जलोढ़ मिट्टी भी यहीं पे पाई जाएगी। मतलब जो नदियां होंगी वो अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आएंगी, तो वो बहने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, वो यहीं पर जमा होगी और इन मैदानों का निर्माण हो जाएगा। अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करोगे तो पश्चिम से पूर्व तक ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और इसकी औसतन चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच में है। इतना चौड़ा है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह समतल है, तो इस समतल इलाके में रेलवे का विस्तार बहुत ही आसानी से हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो जाती है भारत की दृष्टि से ये। फिर आते हैं भारत के तटीय मैदान, यानी कि इंडिया के कोस्टल प्लेन्स। ये दो टाइप के हैं, एक पश्चिम में यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक पूर्व में यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिम वालों की बात करोगे तो ये कुछ इस तरीके से गुजरात से जुड़ते हुए जाते हैं और आखिर में केरला, तमिलनाडु के इस पॉइंट तक जाते हैं। और पूर्व वाले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से शुरू होते हुए आगे ओडिशा को पार करते हुए जाते हैं और तमिलनाडु तक आगे तक पहुंचते हैं, कोने तक आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो पश्चिम के तटीय मैदान है, वेस्ट कोस्ट प्लेन, इनकी चौड़ाई औसतन 64 किलोमीटर है और पूर्वीय तटीय मैदानों की आप बात करोगे, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स की बात करोगे, तो इनकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि भारत की जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुला में बहने वाली, वो ज्यादातर ईस्ट कोस्ट प्लेन्स की तरफ जाती हैं। यही कारण है कि यहां पर आपको डेल्टा ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है, दूसरा कृष्णा डेल्टा हो गया, गोदावरी डेल्टा हो गया। जो नदियां यहां आके खत्म होती हैं वो ज्यादातर डेल्टा बनाती हैं। ये जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान हैं, कोस्ट प्लेन्स हैं, ये भारत के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पोर्ट्स बने हुए हैं, बंदरगाह बने हुए हैं। मछली पालन, चावल और नारियल की खेती इसी इलाके में बड़े पैमाने पर होती है, दोनों मैदानों की तरफ। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, जो कि प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है और भारत का सबसे पुराना भूभाग है, यानी कि भारत का सबसे पुराना हिस्सा इसी को कहा जाता है। इसकी जो आकृति है ये एक ट्रायंगुलर आकृति है, यानी कि त्रिभुजाकार है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, मतलब आधा भारत
इसी के अंदर फैला हुआ है। इसको आप दो भागों में बांट सकते हो। एक जो आता है सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि बीच की मध्य की ऊंची भूमि, इसके अंदर आपको अरावली पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, मैकाल पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, छत्तीसगढ़ का पठार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची है। इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी हैं और पठार भी काफ़ी ऊंचे हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार जो नीचे की तरफ आता है। इसमें आपको मेनली कर्नाटक प्लेट्यू देखने को मिलता है। खास बात यह है कि अगर आप इसके पश्चिम में देखोगे तो ये जो पश्चिम का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला है। और पूर्व में देखोगे कर्नाटक प्लेट्यू के पास, कर्नाटक पठार के पास, तो यहाँ आपको ईस्टर्न घाट्स की पर्वतमाला देखने को मिलेगी। मतलब दोनों इसके अंदर समाई हुई है। तो प्रायद्वीपीय पठार को याद करना आसान हो जाता है। दो हिस्से हैं जहां ऊंचे ऊंचे नाम आए, जैसे अरावली, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर पठार, विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, महादेव पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां, ये सब ऊंचा इलाका है तो ऊपर की तरफ है। सिर्फ प्लेट्यू की पठार की बात आए, दक्कन के पठार की, तो दक्कन से पता चल रहा है दक्षिण का पठार की बात हो रही है। तो दक्षिण वाले हिस्से में आ जाओ जिसमें मेनली आपको कर्नाटक प्लेट्यू और दक्कन का पठार देखने को मिलता है। साथ में सह्याद्री पर्वतमाला यानी कि वेस्टर्न घाट्स और पूर्वी पर्वतमाला यानी कि ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। बोलो, याद करने में कोई दिक्कत है क्या? आखिर में आप इसका एक महत्व याद रख सकते हो कि यहाँ पे आपको खनिज क्षेत्र बहुत देखने को मिलेंगे जिसमें लोहा, कोयला, मैग्नीज के भंडार मौजूद है। काली मिट्टी आपको यहीं देखने को मिलेगी मेनली, जहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है। काली मिट्टी के अंदर अच्छी होती है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और साथ ही इस पूरे इलाके में यानी कि पूरे प्लेट्यू के अंदर आपको बहुत से जलप्रपात देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होंगे तो वहाँ से पानी नीचे गिरेगा, तो झरने इसी इलाके में ज़्यादा हैं। इस वजह से यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं भी आपको देखने को मिल जाती। तो ये हो जाता है भारत का मेनलैंड, जिसमें हिमालयाज आ गए, उत्तर के मैदान आ गए, इसके अलावा कोस्टल प्लेन्स आ गए और बीच में पठार आ गए। अब बात कर लेते हैं भारत के द्वीप समूहों के बारे में। इनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है भारत का। 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत से बड़े बड़े पर्वत हैं, ज्वालामुखी मौजूद हैं और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप यहाँ पर मौजूद है। लक्षद्वीप की बात करोगे तो ये अरब सागर के अंदर मौजूद है और छोटा है इसके मुकाबले, अंडमान निकोबार के मुकाबले 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है यानी कि कोरल रीफ से बना हुआ है। महत्व की बात करोगे तो ये जो दोनों द्वीप समूह हैं, ये देश की सुरक्षा और हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़ के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। इसके अलावा जो पर्यटन है और जैव विविधता है, उनके लिए भी ये ज़रूरी माने जाते हैं। तो इनके बारे में मैं तो अलग से वीडियो बना चुका हूँ वैसे, लेकिन इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो 5 हिस्से हो जाते हैं: हिमालय का हिस्सा, उत्तर के मैदान, कोस्टल प्लेन्स, पठार यानी कि प्लेट्यू बीच वाले, और आखिर में ये आइलैंड। तो दोस्तों, ये हो जाता है फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक नक्शा। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। 2-3 बार देखोगे तो इजीली सबकी पोजीशन याद हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।